वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। और इस चैप्टर में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। द इंटरनेट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज दैट हैव revolutionized हाउ वी live, कम्युनिकेट, वर्क एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन। मतलब कि इंटरनेट की इतनी सारी सर्विसेज हैं और वो इतनी एडवांस हो गई हैं कि वो हम लोग उससे लाइव कम्युनिकेट कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हम सिंपली कहें तो हम इंटरनेट का यूज़ करके किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं से भी और कभी भी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। अब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का मतलब क्या होता है कि वेब ब्राउज़र का यूज़ करके या फिर इंटरनेट का यूज़ करके कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना, उसको हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इन्वॉल्व्स यूजिंग टूल्स लाइक सर्च इंजन एंड वेबसाइट टू फाइंड एंड एक्सेस रिसोर्स। मतलब कि हम लोग सर्च इंजन्स का यूज़ करके और वेबसाइट्स का यूज करके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजन। मतलब कि सर्च इंजन का यूज़ करके हम लोग फाइल्स को कैसे ढूंढते हैं या लोकेट करते हैं, तो वो देख लेते हैं। सर्च इंजन्स लाइक गूगल, विंज, याहू हेल्प यूज़र लोकेट स्पेसिफिक वेबसाइट बाय इंडेक्सिंग बिलियंस ऑफ वेब पेजेस। मतलब कि सर्च इंजन जैसे कि गूगल और बिंज, ये सारे इंडेक्सिंग करके बहुत सारे वेब पेजेस लेके आते हैं। अब इंडेक्सिंग क्या होता है, जैसे कि इंटरनेट पे मिलियंस और बिलियंस में वेब पेजेस अवेलेबल हैं। अब आपने जो सर्च किया है ना, उसको वहाँ पे ढूंढने के प्रोसेस को इंडेक्सिंग कहते हैं। मतलब वहाँ पे वो ढूंढेगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे इंडेक्सिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, यूजर्स इनपुट कीवर्ड्स or phrases and the search engine applies algorithm to display links mostly related to search terms, making it easy to navigate the vast internet landscape। मतलब कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आप सर्च करते हैं उन्हीं कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग और की फ्रेजेस के अकॉर्डिंग वो सर्च इंजन एल्गोरिथम लगा के आपके लिए वेब पेजेस लाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, फाइंडिंग पीपल ऑन नेट। नेट कहें या फिर नेटवर्क। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, फाइंडिंग पीपल ऑनलाइन इज पॉसिबल थ्रू वेरियस सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म्स। मतलब कि पीपल्स को ऑनलाइन फाइंड करने के लिए वेरियस प्लेसेस हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके बाद सोशल नेटवर्क या सोशल मीडिया लाइक फेसबुक एंड लिंक्डइन, प्रोफेशनल डायरेक्टरीज एंड पीपल सर्च इंजन्स। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो कौन से हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे बहुत ज़्यादा फेमस हैं किसी भी पीपल को सर्च करने के लिए। ठीक है। उसके बाद दीज नेटवर्क्स अलाउ यूज़र टू लोकेट इंडिविजुअल बाय नेम, लोकेशन और अदर आइडेंटिफायर्स। मतलब कि ये नेटवर्क किसी भी इंसान को ढूंढने के लिए काफ़ी हैं, अगर उनका नाम पता हो या फिर कोई लोकेशन पता हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन पता हो। ठीक है। उसके बाद these tools are useful for reconnecting with contacts, networking and verifying identities for professional और personal reason। मतलब कि ये वाले टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं अगर किसी को ढूंढना है या फिर उसका कॉन्टैक्ट लेना है, तो ये सारे टूल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद इसमें एक दिक्कत आ जाती है कि यहाँ पे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो क्या लिखा है, बट एट द सेम टाइम क्रिएट्स रिस्क और कंसर्न रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। मतलब कि इंटरनेट का यूज़ करके इंफॉर्मेशन एक्सेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इज़ दैट इट अलाउ
ईजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एनी वेयर एनी टाइम। मतलब कि सबसे बड़ा एडवांटेज तो इंटरनेट का क्या है कि हम लोग कहीं पे भी किसी टाइम पे भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं जो कि हम लोगों की चाहिए होती वो, ठीक है। उसमें आप कुछ भी मतलब कि यूट्यूब और फेसबुक गूगल से कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो कि आपको चाहिए होगी। उसके बाद द सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट हेल्प अस सर्च एंड फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट दैट यूजर्स नीड। मतलब कि सर्च इंजन हेल्प करता है इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए जो कि कोई भी सब्जेक्ट पर हो सकती है। और सब्जेक्ट वैसे नहीं जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी इंग्लिश, वैसे नहीं, मतलब कोई भी। जैसे कि आपको जानना ताला कैसे खोलते हैं तो वो भी आपको बता देगा, और फिर ताला बंद कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें वो बता देगा आपको, ठीक है। तो वही बता रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट हो वो सबके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, A search engine is a software that navigates the web pages for information on a particular topic। मतलब कि सर्च इंजन क्या करता है, जैसे कि आपने सर्च किया तो वो सारी डेटा ना, कीवर्ड्स आपने सर्च किए हैं वो सारे जाएंगे वेब सर्वर के पास, और वहाँ से जो आपके कीवर्ड से मैच होते हुए जो भी वेब पेजेस होंगे, मतलब जितने भी होंगे वो सारे आपकी जो ब्राउज़र है वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो वही बताया, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद सम पॉपुलर सर्च इंजन्स आर गूगल, याहू, बिंज एक्सेट्रा। मतलब कि कुछ पॉपुलर सर्च इंजन के नाम दिए गए हैं आपको। उसके बाद अब ईमेल क्या होता है, ये एक ऐसी इंटरनेट की सर्विस है जो कि हम लोगों को अलाउ करती है किसी को मैसेज सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। इसमें क्या होता है कि कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके हम लोग ईमेल को सेंड करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो पहली जो पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज सर्विस विच अलाउ अस टू सेंड मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट। मतलब कि ये हमको अलाउ करता है कि हम लोग मैसेज सेंड कर सकें इंटरनेट पर, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, इट ऑफर्स एन एफिशिएंट, इनएक्सपेंसिव एंड रियल टाइम मींस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन अमंग द पीपल। मतलब कि ये हम लोगों को कम खर्चे वाले, मतलब लो कॉस्ट और रियल टाइम और एफिशिएंट कन्वर्सेशन करने का वो देता है मौका। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, अब वो थर्ड पॉइंट नहीं है, अब हम पढ़ेंगे ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा वेब एड्रेस, वैसे ही एक ईमेल एड्रेस होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किसी को भी मैसेज सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। तो इसका जो पहला पॉइंट है हम लोग वो पढ़ लेते हैं। ईच यूज़र ऑफ ईमेल इज असाइंड अ यूनिक नेम फॉर द ईमेल अकाउंट। मतलब जो भी ईमेल यूज़ करते हैं जो भी लोग, उनके पास उनका एक यूनिक ईमेल अकाउंट होता है जिसका यूज़ करके वो ईमेल सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। उसके बाद जो ये नेम है वो किस नाम से जाना जाता है, ईमेल एड्रेस के नाम से। वही सेकंड पॉइंट में लिखा है। और फिर जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, डिफरेंट यूजर्स कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर ईमेल एड्रेस। मतलब कि अगर आपके पास ईमेल एड्रेस अलग है तो आप किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं और ले सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, ईमेल इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ यूजर नेम एट द रेट डोमेन नेम। फॉर एग्जाम्पल नंदेश कुमार 123@gmail.com इज एन ईमेल एड्रेस। मतलब कि अगर कोई भी ईमेल एड्रेस होगा तो सबसे पहले उसमें आपका नाम आएगा और कुछ आप लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद @ आएगा और फिर डोमेन नेम आएगा। इस केस में क्या है कि नंदेश कुमार 123 यूज़र नेम है और gmail.com डोमेन नेम है। तो यही ये जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें यही लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो यूज़र नेम यानी कि मेरा नाम है उसको, और जो डोमेन नेम है मतलब कि जो gmail.com है उसको @ सेपरेट करता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं होता है तो हम लोग वैसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस आर नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या है, जैसे कि आपके मोबाइल में एक फ़ोन नंबर है तो आपने उस नंबर को सेव किया पिंकी नाम से। आप जो आपने नाम लिखा पिंकी उसको आपने कैपिटल लेटर में लिखा, और फिर जब आपको उसको कॉल करना होगा तो आप उसमें सर्च करेंगे पिंकी स्मॉल लेटर में चाहे कैपिटल लेटर में, तो वो वही नेम आ जाएगा, ठीक है। बट अगर ये पाइथन में होगा, मतलब कि अगर हम पाइथन में देखें तो वहाँ पे क्या होगा
कि अगर आप पिंकी नाम से एक नेम सेव करेंगे और फिर आपने उसमें स्मॉल लेटर में सेव किया है और आपने कैपिटल लेटर में डाल दिया नाम सर्च करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों चीज़ अलग अलग हैं। तो वहाँ पे वो लोग क्या होगा, केस सेंसिटिव। बट जो आपका वाला केस था वहाँ पे वो केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे कैपिटल लेटर में डालो चाहे स्मॉल लेटर में डालो एक ही नंबर आएगा। ठीक है, यही होता है केस सेंसिटिव। उसके बाद स्पेस आर नॉट अलाउड इन द ईमेल एड्रेस, मतलब कि ईमेल एड्रेस में स्पेस अलाउ नहीं होता है। फिर कंपोनेंट ऑफ ईमेल, अब ईमेल के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ईमेल हेडर, फिर ग्रीटिंग, फिर टेक्स्ट, फिर सिग्नेचर। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ईमेल हेडर के बारे में। ईमेल हेडर में क्या क्या आता है। सेंडर एड्रेस आता है, फिर रिसीवर एड्रेस आता है, मतलब कि सेंडर का मेल आता है, फिर रिसीवर का मेल आता है, और फिर डेट आती है। वैसे डेट की इतनी नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आप जो मेल सेंड करेंगे उसमें डेट पहले से पता होती है, इस वजह से आप डेट वहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आती है सब्जेक्ट, मतलब कि पर्पस क्या है ईमेल लिखने का। और फिर सीसी और बीसीसी। सीसी में क्या होता है, आप जिनको जिनको वो कॉपी ईमेल की भेजना चाहते हैं। और बीसीसी में क्या होता है कि उसमें भी हम लोग कॉपी भेजते हैं, बट जो सीसी वाले में जो भी क्लाइंट होते हैं उनको बीसीसी वाले क्लाइंट नहीं दिखता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं किसी भी लेटर को स्टार्ट करने से पहले कि हेलो इट इज़ नंदेश, हाय सर, डियर सर। तो ये सब क्या होता है, ग्रीटिंग। उसके बाद आता है टेक्स्ट, मतलब कि बॉडी। अपनी बॉडी में जो आपका कंटेंट होता है मेन, जो कि आपकी प्रॉब्लम होती है, फिर जो भी सजेशन होता है वो सारा किस में आता है, बॉडी में। उसके बाद सिग्नेचर। सिग्नेचर में आप अपनी मोबाइल नंबर लिखते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं और सेंडर का ईमेल लिखते हैं, वो सारी चीज़ें लिखते हैं। ठीक है। तो इस सबको जो कंबाइन करके जो फॉर्मेट बनता है आपका ईमेल का, वो ये बनता है। आप इसको देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईमेल, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। अब ईमेल का सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि ये रिलायबल है और कन्वीनियंस है, मतलब कि ये बहुत अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं और सभी के पास एकदम सही से अवेलेबल भी है। और फिर ये फास्ट है और इनएक्सपेंसिव है, मतलब कि बहुत जल्दी से काम करता है और बहुत लो कॉस्ट भी है। उसके बाद प्रिंटेबल भी है, हम लोग इसको प्रिंट भी कर सकते हैं कभी ज़रूरत पड़े तो। फिर ग्लोबली एक्सेसिबल है, मतलब कि मैं चाहूँ तो अपना ईमेल यहाँ से सेंड कर दूँ अमेरिका, वहाँ पे भी कोई एक्सेस कर सकता है इसको। फिर वहाँ से अगर मैं सेंड करूँ कनाडा, तो वहाँ पे भी कोई इसको एक्सेस कर सकता है। उसके बाद क्या है, जनरल पर्पस कम्युनिकेशन, मतलब कि हम लोग इससे कोई भी बातें कर सकते हैं, वही यहाँ पे लिखा है। फिर हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, फ्रोजरी। और फिर दूसरा ओवरलोड, मतलब कि कई बार क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा लंबा कर देते हैं ईमेल को, तो उसमें दिक्कत हो जाती है, आपका मोबाइल हैंग होने लगता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, मिस डायरेक्शन, मतलब कि कई बार क्या होता है गलत जगह पे ईमेल चला जाता है। और फिर जंक, मतलब कि कई बार वायरस आ जाता है या फिर हैक हो जाता है आपका, तो वो चोरी हो जाती है। ठीक है। और फिर फिफ्थ क्या है, नो गारंटेड रिस्पॉन्स, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि उधर से रिस्पॉन्स आए, क्योंकि जब हम लोग सामने से कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे रिस्पॉन्स आना मैंडेटरी है। बट जब हम लोग ईमेल को सेंड कर देते हैं तो वहाँ पे रिस्पॉन्स आए या ना आए वो आपके रिसीवर के ऊपर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैट सर्विसेज। अब चैट सर्विसेज क्या होता है, जैसे कि किसी को मैसेज सेंड करना या रिसीव करना, उसको बोलते हैं चैट सर्विसेज। तो इसकी जो डेफिनेशन है हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है। रियल टाइम टेक्सचुअल कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूजर्स थ्रू कंप्यूटर्स इज कॉल्ड चैट, मतलब कि ये रियल टाइम कन्वर्सेशन होती है दो यूजर्स के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं चैट। अब आप सोच रहे होंगे कि ईमेल्स में भी तो ऐसा ही होता था, बट ईमेल में क्या होता था कि वो रियल टाइम नहीं होगी। ठीक है। ये वाली जो सर्विस है वो रियल टाइम होगी, बट जो ईमेल है वो रियल टाइम सर्विस नहीं होगी, क्योंकि आप उसमें मैसेज सेंड कर देंगे बस, और फिर वो उसका रिस्पॉन्स आए या ना आए वो सब बात की बात है। तो इसमें क्या होगा, आप मैसेज सेंड करेंगे तो उधर से भी रिप्लाई ज़रूर आ सकता है। अब वो तुम्हारी बाड़ी रूठ गई होगी तो उसमें बात अलग है, बट उसमें रिप्लाई जल्दी आता है। ठीक है। तो कुछ जो चैट सर्विस के लिए ऐप्स यूज़ होते हैं वो ये सारे हैं। ठीक, जैसे कि याहू, गूगल हैंगआउट,
व्हाट्सअप, जिसमें से कि व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा फेमस है इस समय, ठीक है। तो ऐसा ही एक स्काइप होता है जो कि यूज़ होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, मतलब कि वीडियो कॉलिंग के लिए, वीडियो चैटिंग के लिए, और इससे हम लोग मैसेजिंग भी कर सकते हैं। पढ़ते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? वीडियो कॉल करना। अब वीडियो कॉल करते हैं तो क्या होता है कि ऑडियो भी इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है और हम लोगों को एक दूसरे की शक्ल भी दिखती है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ पीपल एट टू और मोर लोकेशन टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर बाय ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन। मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? ये दो या दो से ज़्यादा पीपल्स के बीच में होती है, जिसमें कि क्या होता है, ऑडियो और वीडियो का ट्रांसफ़र होता है। फिर इट मेक्स यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टू सेंड ऑडियो एंड वीडियो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब कि ये क्या करता है कि आपकी जो वीडियो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड करता है और रिसीव करता है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि पीपल एट जोग्राफिकली सेपरेटेड लोकेशन कैन बी सी एंड हियर ईच अदर यूजिंग माइक्रोफोन्स, कैमराज, स्पीकर्स एंड टीवी और अ कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब कि इसमें क्या होता है कि पीपल्स कहीं पे भी हों दुनिया में, वो माइक का यूज़ करके, फ़ोन का यूज़ करके, टैबलेट का यूज़ करके आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एक दूसरे की शक्ल देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट, मतलब कि वही सारी चीज़ें जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारे क्या हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो इनको भी देख लेते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। अ सोशल नेटवर्किंग साइट इज़ यूज टू बिल्ड ऑनलाइन कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट। मतलब कि इससे क्या होता है कि हम लोग कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं और बातें शेयर कर सकते हैं और कई सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? पीपल यूजेस दीज साइट्स ऑलमोस्ट एवरी डे फॉर चैटिंग, प्लेइंग गेम्स एंड कनेक्टिंग विद ईच अदर। मतलब कि बहुत सारे लोग डेली इसको यूज़ करते हैं गेम खेलने के लिए, चैटिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए और अदर काम के लिए। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, कई सारे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट एप्लीकेशंस क्या हैं? मतलब कि इंटरनेट पे क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता है, आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, कुछ भी बाय कर सकते हैं इंटरनेट पे। फिर दूसरा क्या है, ई गवर्नेंस, गवर्नेंट मतलब कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं वो इंटरनेट पे आती हैं। और फिर जो गवर्नमेंट का रिजल्ट आता है, जैसे कि आपके 10th बोर्ड का रिजल्ट आएगा, वो भी इंटरनेट पे आएगा। तो वो सारी क्या हैं, वो सारी इंटरनेट की एप्लीकेशंस हैं और वेबसाइट्स हैं। उसके बाद ई बिजनेस। बिजनेस मतलब कि कुछ भी खरीदना हो, बेचना हो या फिर और दूसरे बिजनेस करने हो, वो सारे इंटरनेट पे होंगे। और इसमें ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है, अगर आपको इसमें मालूम है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ई लर्निंग, मतलब आप लर्निंग भी कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे कि अभी आप कर रहे हैं। उसके बाद ई बैंकिंग, मतलब कि बैंकिंग का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कुछ भी पैसे निकाल सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और सारी चीज़ें हम लोग इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शॉपिंग भी कर सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके। और फिर ई रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि रूम बुक करना या फिर होटल बुक करना या फिर टिकट बुक करना, ये सारी चीज़ें हम लोग ई रिजर्वेशन से कर सकते हैं। उसके बाद ई ग्रुप्स, मतलब कि हम लोग ऑनलाइन ग्रुप बना सकते हैं जिसमें कि व्हाट्सअप ग्रुप भी होता है और कई सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना लेते हैं लोग, फेसबुक पे ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही कई सारे ग्रुप बना सकते हैं, उसको कहते हैं ई ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो जो आगे वीडियो आएगी उसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स में से हर साल एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। दो क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि पहला एक क्वेश्चन होएगा, फिर उसमें और लगा होगा, फिर दूसरा उसका ही इसी टॉपिक से आएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है कि जब भी हम लोग कुछ भी इंटरनेट का यूज़ करके खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, पीपल फाइंड इट कन्वीनियंट टू कंपेयर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड परचेज देम फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम। मतलब कि तुम इमेजिन करो, तुम जा रहे हो मार्केट में कुर्सी खरीदने, ठीक है। तो वहाँ पे तुमको चाहिए ब्लू कलर की कुर्सी, बट वहाँ पे कहीं पे भी तुमने जितनी दुकान देखी या फिर जितने भी मॉल्स देखे, वहाँ पे ब्लू कुर्सी थी ही नहीं। तो क्या करोगे तुम, कोई भी मतलब जो तुम्हें अच्छा कलर नहीं लगेगा वो वाला तुम ले लोगे। उसके बाद ठीक है,
बट ऑनलाइन क्या होता है कि तुम अगर ब्लू कुर्सी तुम्हें ढूंढनी है तो तुम्हें वो मिल ही जाएगी कि कैसे भी मिले। मतलब कि अगर तुम उसमें लिख दोगे चेयर सेट ब्लू कलर, तो वहाँ पे मतलब कि वो ब्लू कलर में आ जाएगी तुरंत पहले ही बार में। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इजी होता है कुछ भी प्रोडक्ट को खरीदना। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मतलब कि ई कॉमर्स में जो ई है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। ठीक है, और अब हम लोग देख लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आपको कोई भी सामान खरीदना है तो ये नहीं कि दिन है रात है, आप जब चाहें तब खरीद सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड एडवांटेज है वो क्या है कि ये कन्वीनियंस होता है। मतलब कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप वहाँ पे कन्विंस हो जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो वो आपको वहाँ पे मिल ही जाएगी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो वहाँ पे वो मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होंगी। अब जो पॉइंट फोर है वो क्या है, इजी प्राइस कंपैरिजन। मतलब कि तुम यहाँ पे प्राइस को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। मतलब कि यहाँ पे आपका फ्रॉड भी हो सकता है। फिर क्या होता है, नो फिजिकल इंस्पेक्शन। मतलब कि आप इसको केवल फोटो में देख सकते हैं और वैसे नहीं देख सकते हैं। उसके बाद कभी कदा क्या होता है कि आपकी जो डिलीवरी होती है उसमें भी दिक्कत आ जाती है, फिर लेट हो जाती है। फिर कभी कदार क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब आ जाता है तो उसको वापस करने में भी काफ़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस में क्या होगा, जैसे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट की सर्विस है तो वो इंटरनेट पे आ रही है तो वो क्या होगा, ई गवर्नेंस। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ई गवर्नेंस इन्वॉल्व्स एप्लीकेशंस विच आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड बेटर गवर्नेंस। मतलब कि ऐसी एप्लीकेशंस जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, ई गवर्नेंस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट क्या है वो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कि सबसे पहले इनकम टैक्स, फिर डिजी लॉकर, फिर स्वच्छ भारत मिशन ऐप, फिर माई गव डॉट इन। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ई गवर्नेंस। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे आपकी जो सर्विस है गवर्नमेंट की वो आपको आसानी से मिल जाती है। उसके बाद फिर इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि यहाँ पे जल्दी से सर्विस आ जाती है, फिर उसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती है और सरकार और जनता के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। उसके बाद फास्टर प्रोसेसिंग एंड रिड्यूस करप्शन। मतलब कि यहाँ पे काम बहुत तेज़ी से हो जाता है जिससे की वजह से यहाँ पे करप्शन कम हो रहा है। उसके बाद रिड्यूस पेपर वर्क। मतलब कि अब सारी चीज़ें इंटरनेट से होती हैं तो वहाँ पे पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर यहाँ पे सबसे पहले डिसएडवांटेज देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, जैसे कि जो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। तो यहाँ की डेफिनेशन देख लेते हैं। पीपल विदाउट इंटरनेट एक्सेस अ लेफ्ट बिहाइंड। मतलब कि जो लोग इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं उन्हीं की वजह से डिजिटल डिवाइड होता है। उसके बाद जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो क्या है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क। मतलब कि यहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटी होती है, जो भी आपका डेटा है उसकी सिक्योरिटी, वहाँ पे रिस्क रहता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, टेक्निकल इशू एंड सर्वर डाउन टाइम। मतलब कि यहाँ पे कई सारी दिक्कत आ सकती है जैसे कि सर्वर डाउन और बहुत सारी दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ई बिजनेस। अब ई बिजनेस क्या होता है, जो भी बिजनेस हम लोग ऑनलाइन करते हैं इंटरनेट का यूज़ करके उसको बोलते हैं ई बिजनेस। बट यहाँ पे सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है। जब हम लोग कुछ भी सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ई कॉमर्स। बट ई बिजनेस क्या होता है कि जो भी सर्विस दे रहा है, ले रहा है इंटरनेट की हेल्प से, उसको हम लोग बोलेंगे ई बिजनेस। जैसे कि आपने कोई वीडियो एडिटर खरीदा या फिर कोई भी ऐप खरीदा जो कि आपको हेल्प कर रहा है कुछ भी काम करने के लिए, या फिर आप देख रहे होंगे अभी आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में क्या होता है, जैसे कि आपको आईपीएल देखना है तो कोई भी ऐप चाहिए होता है। तो ऐप में क्या होता है कि वो पेड होता है तो आपको वहाँ पे पैसे लगाने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो फिर ओपन होता है, मतलब सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको भी हम लोग ई बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, ई बिजनेस एप्लीकेशंस यूज टेक्नोलॉजी टू इफेक्टिवली एक्सेस एंड डिलीवर बिजनेस रिलेटेड सर्विस एंड परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज होती हैं और टेक्नोलॉजी यूज होती है बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जियो हॉटस्टार, और जैसे कि रिलायंस, या फिर कोई भी वीडियो एडिटर जैसे कि कैनवा,
ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले जो एडवांटेज है वो क्या है, एक्सपेंडेड मार्केट रीच। मतलब कि यहाँ पे जो भी आपकी सर्विस है या फिर जो भी आपका काम है वो बहुत बड़े स्तर पर पहुंच सकता है। उसके बाद लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, फिर उसके बाद इजी टू स्केल ऑपरेशन। मतलब कि आपको अपना जो बिजनेस है उसको बड़ा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद 24/7 अवेलेबिलिटी। और फिर देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले सिक्योरिटी कंसर्न, मतलब कि यहाँ पे आपका जो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे रुपए भी चाहिए होते हैं, उसमें उसका भी दिक्कत रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं लोग। फिर उसके बाद कस्टमर ट्रस्ट इशू, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है ना कि जो कस्टमर होता है जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल ग्लिच, मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपकी साइट बंद हो जाती है, फिर आपका जो भी ऐप है उसमें दिक्कत आ जाती है, यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ई लर्निंग क्या होता है। तो जब भी हम लोग इंटरनेट का यूज़ करके कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि अभी आप मुझसे पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, तो वो क्या है, ई लर्निंग है। तो जब भी हम लोग इंटरनेट का यूज़ करके कहीं से भी पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं ई लर्निंग। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है कि ई लर्निंग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। मतलब कि ई लर्निंग का बेसिकली मीन्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि ई लर्निंग एप्लीकेशन यूज टेक्नोलॉजी टू इफेक्टिवली डिलीवर लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। मतलब कि जैसे कि अभी यूट्यूब है तो ये क्या कर रहा है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है और हम लोगों को एकदम अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ई लर्निंग इज़ फ्लेक्सिबल। मतलब कि हम लोग इसको जब चाहें जहाँ चाहें एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। मतलब कि जब आपका खुद से मन करेगा तभी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद वैरायटी ऑफ रिसोर्स अवेलेबल। मतलब कि जैसे आपको कोई टीचर अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। बट जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो ऐसा बहुत रेयरली होता है कि आपके कहने पर टीचर चेंज हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब कि कई बार क्या होता है कि बहुत कम फीस भी होती है और कई बार होती ही नहीं है। अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपको कोई पेमेंट करना ही नहीं होती है। बट कई की जगह आपको अगर चाहिए होती है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को अपनी जो पढ़ाई करने के लिए इंटरनेट चाहिए रहता है। अगर वो नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे पढ़ नहीं सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, लेक ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन। मतलब कि आपको यहाँ पे टच करने को या देखने को नहीं मिलेगा, बस आप केवल वीडियो में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कभी मतलब जैसे कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ बता रहे हैं तो आपको वहाँ पे कॉपी दिखा रहे हैं तो आप उसको कॉपी को टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए होता है। मतलब कि आपको यहाँ पे कोई फोर्स करने वाला नहीं होगा कि जा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बट आप जब स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे कहेंगे, टीचर कहीं मार भी देंगे या फिर कहेंगे कि पढ़ लो। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको खुद का मन होगा तभी आप पढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड। फिर उसके बाद क्या है कि स्किल बेस्ड लर्निंग कैन बी लिमिटेड। मतलब कि स्किल वाली जो लर्निंग होती है वो कहाँ पे बहुत कम होती है। आपको जो थ्योरी और किताबों में होता है वही सारा दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग क्या होता है, जब भी हम लोग मतलब कि इंटरनेट का यूज़ करके कोई भी पैसे भेजें या फिर मंगाएं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ई बैंकिंग। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ई बैंकिंग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ बैंकिंग इन विच द कस्टमर कंडक्ट ट्रांजेक्शन्स इलेक्ट्रिकली बाई यूजिंग द इंटरनेट। मतलब कि यहाँ पे अब कस्टमर क्या करता है, ट्रांजेक्शन करता है इंटरनेट का यूज़ करके। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एसबीआई, योनो, एचडीएफसी, ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है कि यहाँ पे 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है। मतलब कि अगर आप जब चाहें तब किसी को पैसे भेज सकते हैं और निकाल सकते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि इजी फंड ट्रांसफ़र एंड बिल पेमेंट्स। मतलब कि यहाँ पे इजी बिल पेमेंट्स हो जाती हैं। उसके बाद रिड्यूस द नीड टू विजिट बैंक्स। मतलब कि यहाँ पे आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके बाद, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, क्विक एंड एफिशिएंट सर्विस। मतलब कि बहुत जल्दी भी हो जाता है यहाँ पे काम। क्योंकि अगर बैंक जाएंगे, अगर आपसे घर से बहुत दूर बैंक है तो आपको वहाँ पे टाइम लग जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे एक क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे रिस्क ऑफ साइबर फ्रॉड रहता है, ठीक है। मतलब कि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है कि टेक्निकल एरर आ सकती है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके फ़ोन में दिक्कत है या फिर आपके इंटरनेट नहीं आ रहा तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी।
उसके बाद इंटरनेट डिपेंडेंसी, मतलब कि इंटरनेट चाहिए रहता है हम लोगों को, वो तुम लोगों को सब में चाहिए रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी कम पढ़े लिखे वो लोग होते हैं या फिर कोई बूढ़े लोग होते हैं तो उनको इसमें दिक्कत हो जाती है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं ई शॉपिंग। अब ई शॉपिंग में तो आप लोग बहुत माहिर होंगे, क्योंकि ई शॉपिंग क्या होता है कि जब भी हम लोग कुछ भी चीज़ खरीदते हैं इंटरनेट का यूज़ करके तो उसको बोलते हैं ई शॉपिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है कि वही लिखा है कि ई लर्निंग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट क्या है कि ई शॉपिंग रिफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ परचेसिंग गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। मतलब कि जब भी हम लोग गुड्स और सर्विस परचेज करते हैं इंटरनेट का यूज़ करके तो उसको बोलते हैं ई शॉपिंग। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका और कई सारे, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आपका टाइम बचती है, एनर्जी बचती है। वैसे क्या होता है कि अगर आप जाएंगे कभी बाहर खरीदने तो क्या होगा, वहाँ पे आपको पैदल पैदल घूमना पड़ेगा या फिर शोरूम में जाना पड़ेगा, तब भी आपको मतलब थकावट हो जाएगी, मतलब ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप घर पे बैठ के ही अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दुकान में आपके पास क्या होता है कि आपके वहाँ पे अगर उसके पास नहीं है तो आपको दूसरी दुकान में जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको घर बैठे बहुत सारे कपड़े देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि क्या होगा, बहुत सारे सस्ते भी होंगे और बहुत सारे महंगे भी होंगे। तो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाता है आपको, ठीक, जितना कि दुकान पे नहीं मिलता है। और फिर क्या होता है कि वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, बट यहाँ पे आपके पास खुद जो डिलीवर करने आता है डिलीवरी मैन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, कई बार जो भी प्रोडक्ट होता है या फिर जो भी सेलर होता है वो होता ही नहीं रियलिटी में। मतलब कि जैसे कि अगर आपने कुछ मंगाया है तो वो पहले पेमेंट ले लेगा, बट फिर वो जो भी आपका प्रोडक्ट है वो वापस आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, रिटर्न एंड रिफंड इशू। मतलब कि कई बार क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट अगर ख़राब आ गया है तो आप उसको वापस करने में और फिर बदलने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको जैसे कि ख़रीदने हैं, कोई कपड़े ख़रीदने हैं, तो आपको वहाँ पे अगर जैसे कपड़े की क्वालिटी चेक करनी है तो आप वो चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि फिजिकल इंस्ट्रक्शन की कमी होती है। मतलब कि आपको वहाँ पे केवल फ़ोटो से पहचानना होता है कि कपड़ा अच्छा है कि बुरा है, या फिर आपको उसके रिव्यू देखने पड़ेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, शिपिंग कॉस्ट एंड डिले। मतलब कई बार क्या होता है कि आपकी जो जो भी डिलीवरी है वो उसमें डिले हो जाता है, फिर कई सारी चीज़ें आ जाती हैं बीच में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं कि ई शॉपिंग देख लिया, ई लर्निंग देख लिया, ई बैंकिंग देख लिया है, कई सारी चीज़ें देख ली हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब ई रिजर्वेशन। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग इंटरनेट का यूज़ करके कोई भी चीज़ बुक करते हैं तो इसको बोलते हैं ई रिजर्वेशन। जैसे कि आपने कोई टिकट बुक की किसी शो की, या फिर आपने कोई ट्रेन की टिकट बुक की, या फिर कोई आपने होटल की टिकट बुक की, तो वो सारी चीज़ें क्या है कि ई रिजर्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि ई रिजर्वेशन स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि ई रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स बुकिंग सर्विस सच एज ट्रैवल टिकट्स, होटल रूम्स, मूवी टिकट एक्सेट्रा ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट और ऐप्स। मतलब कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ बुक करते हैं इंटरनेट का यूज़ करके तो उसको क्या बोलते हैं, ई रिजर्वेशन। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं जैसे कि IRCTC और फिर मेक माई ट्रिप, बुक माई शो, ये सारे आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है कि यहाँ पे आपको लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता है और आपका टाइम बचाता है। उसके बाद जो सेकंड एडवांटेज है वो क्या है कि आप लोग यहाँ पे जो प्राइस है वो भी कंपेयर कर सकते हैं एक और दूसरे होटल में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि तुरंत के तुरंत कंफर्म हो जाता है कि आपका बुक हुआ कि नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें। और फिर ये जो सर्विस है वो 24/7 अवेलेबल रहती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं डिसएडवांटेज। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि बुकिंग एरर हो जाती है। मतलब कि बुकिंग करते समय आपके अगर एरर आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो क्या है कि डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट। मतलब कि अगर आपको इंटरनेट चाहिए ही रहता है हमेशा। फिर उसके बाद क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा फीस भी लग जाती है इसमें, और फिर अगर आपने कैंसिल कर दिया तो उसमें जो रिफंड आपको मिलेगा उसमें भी डिले हो जाता है। तो यहाँ पे भी कई सारे एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि ई ग्रुप। अब ई ग्रुप आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक बोनस टिप जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आपने सारी ई रिजर्वेशन सर्विस पढ़ी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया जैसे कि ई रिजर्वेशन क्या है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जिससे कि आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। तो वही हम इस बोनस टिप में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या होगा, अगर आपसे पूछा गया है कि कोई भी सर्विस है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ई सर्विस का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, सबसे पहला पॉइंट कि ई सर्विस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। जैसे कि आपको पूछा गया है कि ई बिजनेस क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट उसमें
कि ई बिजनेस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ऐसे ही फिर उसके बाद आपको उसकी डेफिनेशन लिख देनी है और उसके एग्जांपल्स दे देने हैं। अगर आपसे केवल इतना पूछा गया है कि ई सर्विस क्या होती है, मतलब ई रिजर्वेशन क्या होता है। अगर उसमें आपसे किसी ने पूछा है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताओ या फिर केवल एडवांटेजेस बताओ, तो आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर जो आपकी पीपीटी है उसमें मैंने कई सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए हैं। तो आप अगर उनको डिट्टो सेम की सेम कॉपी करके लिख देंगे उसमें, तो आपको एकदम पूरे कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही हमारी बोनस टिप थी। तो आज हमारा जो चैप्टर है, जो कि थर्ड चैप्टर था, वो हमारा एंड होता है यहीं पे। अगर आपको कोई भी चीज़ ना आई हो इस वीडियो में या फिर कोई भी चीज़ रह गई हो मुझसे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको करा दूंगा जल्द से जल्द, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग करेंगे इसके PYQs। और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट आने वाला है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है इस समय। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।